नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं अपन, आरएएस परीक्षा के बारे में। क्या महत्वपूर्ण बातें करेंगे इसके बारे में। सबसे पहली बात तो कि ये एग्जाम इतना बड़ा क्यों है, क्या रीजंस है और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए एज ए फ्रेशर। आपने अभी भी 12th की परीक्षा पास करी है, तो आपकी जो है इस एग्जाम को क्रैक करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। हालांकि आप सब ने बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी कोचिंग संस्थान के लेक्चर से ये सुना होगा कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। लेकिन यकीन मानिए 15 से 20 मिनट रुकेंगे अगर आप, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत अलग पर्सपेक्टिव इसमें देखने को मिलेगा। और हो सकता है ये 20 मिनट आपके कई साल बचा दे, क्योंकि ये जर्नी लंबी है। और जो भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट इस प्रिपरेशन में आता है, बहुत कुछ अपना दांव पे लगा देता है। उसका पूरा परिवार उसके पीछे लगा होता है। तो आप ये 15 से 20 मिनट पेशेंस के साथ अगर अपने आप को देंगे, तो आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। देखिए, लोक सेवा आयोग जो है राजस्थान का, वो ये परीक्षा आयोजित करवाता है। ये सारी बात आपको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है का आयोजन करवाता है। ये न केवल एक सरकारी नौकरी का द्वार है, लेकिन महज एक नौकरी नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि एलडीसी, पटवारी, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनना, ये भी तो नौकरी है। तो अगर आरएएस को कंपेयर करें इससे, तो आरएएस कोई नौकरी नहीं है। ये एक्चुअली सामाजिक परिवर्तन की एक शक्ति है। यानी कि ये आपको इस तरह की अथॉरिटी देता है कि आप समाज में मन चाहे बदलाव ला सकते हैं। मन चाहे बदलाव का मतलब है सकारात्मक बदलाव। आगे, और हर साल लाखों विद्यार्थी जो है इस सपने को जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं दो बातें आपसे महत्वपूर्ण शुरुआत में करना चाहूंगा कि इस एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो आप इन दो बातों को अगर आपने शुरुआत में समझ लिया, तो आपके लिए ये जर्नी बहुत आसान होने वाली है। इस जर्नी को आप बहुत कम समय में पूरा करने वाले हैं, अगर ये दो बातें आपने समझ ली। ये दो बातें हैं सिलेबस और पीवाईक्यू। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। आपको इस प्रिपरेशन को करने से पहले सिलेबस को बहुत गहनता से, मतलब आप यूं कहें, ना केवल पढ़ना है बल्कि याद कर लेना है। अगर आप सिलेबस को याद कर लेंगे, तो यकीन मानिए 50% से ज़्यादा संभावना आपकी बन जाएगी कि आप आरएएस बन जाएंगे, आप आरपीएस बन जाएंगे। ये आपका आधा काम हो गया। जब आप इस पूरी जर्नी में आते हैं, तो दूसरा आपका काम होता है पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपको बहुत बड़ी एक अंतर्दृष्टि देते हैं, जिससे आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, या किस चीज को पढ़ना है तो कितनी गहराई तक और कितनी उसकी ब्रॉड तक पढ़ना है। ये दोनों बातें आपकी इससे क्लियर होती है। आगे चलते हैं। आरएस इतना बड़ा क्यों है, यानी ऐसा क्या है कि समाज इतनी रेस्पेक्ट देता है इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इस एग्जाम में जो आपको जाननी चाहिए, इस सर्विस में स्पेशली। इसमें आने के बाद ऐसा क्या बदलता है समाज में, आपका प्रतिष्ठा इस तरह से क्यों बदलती है कि जो व्यक्ति आपको कभी राम राम भी नहीं किया आपसे, वो आपके पीछे हो जाता है, वो आपके स्टेटस लगाता है, वो आपके लिए रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट तक गाड़ी लेके जाता है आपको रिसीव करने के लिए। तो ये तमाम बातें हम इन आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। सबसे पहला है समाज की नज़र में, यानी कि समाज की नज़र में इतना बड़ा बदलाव आता है आरएएस बनने के बाद, जिसे लोग नाम से भी नहीं पुकारते थे, किसी उपनाम से पुकारते थे, जो बेसिकली गांवों में, शहरों में, मोहल्लों में दिया जाता है। उसको एक ही दिन में साहब और मैडम साहब हो जाता है। ऐसा क्या होता है। आगे, एक एसडीएम, एक डीएसपी और एक बीडीओ का जो पद इनके माध्यम से मिलता है, ये पूरे परिवार, गांव की इज्जत बदल देता है, और उस गांव और परिवार में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा और इज्जत को बदल देता है। ये एक नौकरी नहीं, एक सोशल रिकॉग्निशन है, एक सामाजिक पहचान है जो आपके नाम के साथ जुड़ जाती है। यही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से इतनी मेहनत जायज है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की जो मेहनत, जी तोड़ मेहनत स्टूडेंट करते हैं, ये सब मिलता है। और ये अतुलनीय चीज है, अकल्पनीय चीज है, और किसी चीज से इतना हासिल नहीं किया जा सकता। आपने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, करोड़ों रुपए कमा लिए, फिर भी आप ये हासिल नहीं कर सकते जो इस सर्विस से हासिल होता है। इसलिए इस एग्जाम की इतनी रेपुटेशन है, इसलिए इस एग्जाम की प्रोसेस इतनी लेंदी है, इसलिए इस एग्जाम के लिए मेहनत करना जायज है, फलदायक है। क्यों है इतनी प्रतिष्ठा। पहली बात, राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी सेवा है, यानी कि इससे बड़ी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। आप सोच के देखिए, हमारे समाज में सरकारी नौकरी की ही प्रतिष्ठा अपने आप में बहुत बड़ी है।
और इस प्रतिष्ठा में अगर ये हो कि राज्य की सबसे बड़ी नौकरी है, यानी कि राजस्थान स्टेट की अगर सबसे बड़ी नौकरी है, तो आप फिर इसकी प्रतिष्ठा से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। आगे, शासन में और नीति निर्माण में, यानी कि जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है उनमें आपकी सीधी भागीदारी बन जाती है। योजनाओं के निर्माण में भी जब आप प्रमोशन के बाद उच्च पदों पे जाते हैं, और शुरुआती स्तर पे योजनाओं के क्रियान्वयन भी जब जमीनी स्तर पे आप सरकार की योजनाओं को लागू करते हैं, यानी कि शासन के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में आपको स्थापित करती है। जनता की सेवा करने की असीमित शक्ति आपको देती है, यानी कि इसमें जो भी पद आपको मिलते हैं उस पद के साथ में एक अथॉरिटी मिलती है, एक सत्ता मिलती है, एक ताकत मिलती है। उस ताकत को आप सदुपयोग करके जनता के हितों में, जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आप कर सकते हैं। ये ताकत आपको एसडीएम, आरएएस जो सर्विस है वो देती है। स्टेबिलिटी मिलती है लाइफ में, मान सम्मान मिलता है और सिक्योर फ्यूचर मिलता है। देखिए, आपने कोई भी बड़ा व्यापार आप कर रहे हैं, लेकिन हर व्यापार में एक अनिश्चितता है, यानी कि कल को भौगोलिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां अगर बदलती है तो किसी भी व्यापार के नीचे आने की संभावना होती है। लेकिन ये एसडीएम की नौकरी आपको पूरे भविष्य के लिए एक स्वतंत्रता देती है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो व्यक्ति सेलेक्ट होता है उसकी 7 पीढ़ियां बदल जाती है। यही वो महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है। आईएएस के बाद सबसे बड़ी नौकरी है, सबसे बड़ा सपना है राजस्थान के युवाओं के लिए, इतनी महत्ता है। आगे देखिए, क्या बदलता है परीक्षा पास करने के बाद समाज में। जब कोई व्यक्ति आरएएस, आरपीएस बनता है तो वो व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पूरा परिवार, गांव और समाज बदल जाता है, यानी कि उस व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल जाती है। उस व्यक्ति के माता पिता की पूरी दुनिया बदल जाती है। पूरे के पूरे सामाजिक संबंध बदल जाते हैं। नाते, रिश्तेदारी, हर जगह उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा, वो सब कुछ बढ़ जाती है, बदल जाती है। परिवार की स्थिति में बदलाव आ जाता है, समाज की स्थिति में और समाज में बदलाव आ जाता है। आर्थिक सुरक्षा मिलती है, अच्छा वेतन मिलता है, सरकारी आवास मिलता है, वाहन मिलता है और अन्य प्रकार की जितनी भी सुख सुविधाएं आप सोच सकते हैं, वो सभी इस परीक्षा के बाद जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मिलता है। इसलिए इसके लिए मेहनत करना जायज है। देखिए दोस्तों, ये सब बताने का प्रमुख रीजन ये है कि आप मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सकें कि मैं इतनी मेहनत इस वजह से कर रही हूँ, वो वजह ही आपको मिल सके। अपनी वजह को छोटी नहीं रखनी है, बड़ी बनानी है, और ये वास्तविक वजह है। इनमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो वास्तविकता से दूर हो, सारी की सारी बातें वास्तविक है। आगे चलते हैं, कैसे बढ़ता है सामाजिक कद। देखिए, जब तक आप स्टूडेंट होते हैं, जब आप सामान्य होते हैं तो एक भीड़ का हिस्सा होता है, आपका जीवन भी बहुत सामान्य होता है। आपका जीवन सिर्फ आपके माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति के हिसाब से डिसाइड होता है, उसके हिसाब से रहता है, जब तक कि आप आरएएस या इस सेवा में नहीं चुन लिए जाते। उसके बाद जब आप सफल विद्यार्थी बनते हैं तो परिवार में एक किरण, एक भविष्य, एक अच्छे उज्जवल भविष्य की किरण, सपने नजर आते हैं परिवार को भी। जब आपने 10वीं बोर्ड में टॉप किया होगा अपनी स्कूल में, अपने जिले में, तो पिता माता को एक अलग तरह की अनुभूति होती है कि हमारा जीवन, ये लड़का या लड़की बदल सकती है। उसके बाद जब आप आरएएस अधिकारी बनते हैं तो सत्ता, सम्मान, अधिकार, ये सारी चीजें आपको मिलती है। उसके बाद समाज का आप नेतृत्व करते हैं। जब भी समाज में बात होगी, जब भी नेतृत्व की बात होगी तो आप सबसे आगे होंगे। ऐसी जगह जहां पे सम्मान पाने की लालसा आप सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसी ऐसी जगहों से आपको सम्मान प्राप्त होगा। एक साधारण परिवार से आई लड़की जब एसडीएम बनती है तो उसके पूरे जिले में नाम हो जाता है। सोच के देखिए, एक जिले में नाम बनाना बहुत मुश्किल काम है। कोई नेता भी बनता है तो 5 से 10 लाख साल लग जाते हैं जब एक जिले में उसका नाम हो। जैसे अजमेर जिले में 8 जिले हैं, सॉरी, 8 विधानसभा सेक्टर है, 8 एमएलए बनते हैं। एक एमएलए को पूरे जिले में जानना बड़ा मुश्किल काम है। जब से 1 से 2 बार वो एमएलए नहीं बन जाता तब तक पूरे जिले में उसको नहीं जानता। लेकिन जब आप आरएएस बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, तो पूरे जिले में आपकी जानकारी हो जाती है। जिले का हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है कि ये मेरे जिले का बेटा या बेटी है। आगे, अब इस परीक्षा के बारे में अपन महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। अब तक हमने जो बात करी वो इस प्रकार से थी कि आपको ये जी तोड़ मेहनत क्यों करनी चाहिए, आपको इस इतने गंभीर और कठिन सपने के लिए क्यों जी जान से जुटना चाहिए। यानी जो आपको मिलता है वो इमेजिनेशन से बाहर की बात है, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप इसके लिए कठिन मेहनत करें। अब हम मेन एग्जाम पे आते हैं कि ये परीक्षा किस तरह से है, कितने फेज में होती है, किस फेज की क्या अहमियत है।
सबसे पहले देखिए प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर की होती है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें जीएस के और सामान्य विज्ञान के और करंट अफेयर्स के अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चंस होते हैं, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि इसके मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं जुड़ते। ये पूरा का पूरा पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू जिसको बोला जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी कि ये इसका पहला पड़ाव है, लेकिन महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि इस पड़ाव को पार करे बिना आप दूसरे पड़ाव की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन इसकी अहमियत सीमित है, यानी कि इसके जो नंबर है, चाहे आपके कट ऑफ मान लीजिए 200 में से 100 नंबर है, तो आपके 100.5 है या 199.5 है, अहमियत एकदम बराबर है। ठीक है, तो ये इसका पहला पड़ाव हो गया। दूसरा इसका जो पड़ाव है मुख्य परीक्षा है, ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से भी सबसे ज्यादा वेटेज है। यानी कि इसके कोई मार्क्स नहीं है, आपको जस्ट पास करना है। इसके 800 मार्क्स है और इसके 100 मार्क्स है आपके इंटरव्यू के, यानी कि 900 मार्क्स की ये पूरी की पूरी परीक्षा है। इस 800 नंबर में आपके 4 पेपर, 3 आपके सामान्य अध्ययन के और सामान्य विज्ञान के पेपर होते हैं, उसमें अलग अलग 15 से 20 सब्जेक्ट्स है, और चौथा आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश का होता है। ये आपके पूरे 4 पेपर होते हैं, हर पेपर 200 नंबर का होता है, टोटल 800 नंबर होते हैं। और इन 800 नंबर में से जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं वैकेंसी के हिसाब से, उनके हिसाब से इनको पास किया जाता है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाता है। अंतिम जो है इस पड़ाव का वो है साक्षात्कार, जो कि आपके 100 नंबर का होता है, जिसमें 100 अंक का पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व दृष्टिकोण परखा जाता है, और अंतिम मेरिट में महत्वपूर्ण स्थान इसका बनता है। अब बहुत सारी जगह ये बात होती है कि तीनों परीक्षाएं नेचर में अलग अलग है। देखिए, नेचर में अलग अलग है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से अलग नहीं है। इनकी तैयारी एक दूसरे से अलग होके नहीं की जा सकती, इनकी तैयारी एक ही साथ की जाती है, यानी कि ये तीनों की तीनों जो है कनेक्टेड है। एक ही इंफॉर्मेशन को आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। जैसे जो भी टॉपिक आपको याद है, वही टॉपिक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, बड़े क्वेश्चंस में यानी कि लिखन लेखन शैली उत्तर लेखन के माध्यम से मुख्य परीक्षा में, और वही बोलचाल के माध्यम से, कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, यानी कि कुछ भी अलग नहीं है। तीनों आपको अगर तैयारी करनी है, बहुत सीरियस तैयारी करनी है, और आपके मन में एक और एक अकेला सपना है, तो आपको तीनों ही चीजों की एक सिनर्जी के साथ में, एक ही अप्रोच के साथ में तैयारी करनी चाहिए। रणनीति तीनों के लिए अलग अलग रहेगी, प्रारंभिक परीक्षा के लिए रणनीति अलग, मुख्य परीक्षा के लिए अलग, इंटरव्यू के लिए अलग, लेकिन फर्क इनमें कुछ भी नहीं रहेगा, सेपरेट तैयारी जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसको और आगे अपन विस्तार से समझेंगे। अब देखिए, एक बात जिसको बहुत ज्यादा कोचिंग इंडस्ट्री भी, एजुकेटर्स भी नहीं समझते, नहीं उसकी पैरवी करते, वो बात है कि आरपीएससी का जो आरएएस एग्जाम है, वो यूपीएससी के आईएएस सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तर्ज पे जो है आगे बढ़ रहा है। देखिए, यूपीएससी बहुत आइडियल संस्था है, बहुत स्टैंडर्ड का पेपर बनाती है, उसकी जो कार्य प्रणाली और शुचिता है परीक्षा की, वो काफी बेहतरीन है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में टिप्पणी करी है। तो आरएएस के लिए अगर कोई टारगेट है तो वो है यूपीएससी, आरपीएससी के लिए अगर कोई टारगेट है तो वो है यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मीट करने की कोशिश लगातार आरपीएससी पिछले 2-3 सालों से कर रही है। अब बात करते हैं, ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसपे जाने का प्रयास आरपीएससी कर रही है। वो पैटर्न है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड अप्रोच, जो कि यूपीएससी फॉलो करती है। पीछे यूपीएससी का पेपर हुआ है अभी हाल ही में, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसमें 100 में से लगभग 70 क्वेश्चन प्रीलिम्स के वो करंट अफेयर ओरिएंटेड थे, जबकि सिलेबस के हिसाब से मात्र 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन पूछे कितने गए, 70। क्योंकि हर वो चीज जो चर्चा में है, चाहे वो स्टैटिक सिलेबस की है, चाहे वो हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, ज्योग्राफी की है, वो पूछी जा रही है एग्जाम में। और यही अप्रोच अब आरएस में होने जा रही है। अगर आप ये दूरदर्शिता रखते हैं और वाकई में सीरियस है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो आपको करंट अफेयर्स यानी कि अपने आसपास जो चीजें घटित हो रही है उन पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपने आसपास घटित होने वाली चीजों के आपके जानने के माध्यम क्या है, न्यूज़पेपर है, न्यूज है, आपकी अलग अलग सरकारी वेबसाइट्स है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, ये तमाम वो चीजें हैं जिन पे आपको अच्छी नजर रखनी चाहिए, जिन पे जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उन पे अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट एजुकेटर बोलते हैं लास्ट के 3 महीने का करंट पूछा जाता है, 5 महीने का वो टाइम चला गया है।
लास्ट के 2 महीने 3 महीने से आपका करंट अफेयर्स नहीं होगा, आप इस परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अब तक आपका काम चल गया हो, लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल नहीं चलने वाला। और जिन लोगों के लिए कर रहा हूं, जिन्होंने अभी 12वीं पास करी है, उनका काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी कि जरूरी है अपने आसपास की सराउंडिंग्स के लिए जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन में हो रहे हैं, किसी बाहरी देश में, या आपके देश में हो रहे हैं, या आपके राज्य में, आपको सरकार की जो अपब्रिंगिंग पॉलिसीज है उन पे बहुत बहुत ज्यादा सटीकता से ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको इस परीक्षा में आगे बढ़ना है। जैसे करंट अफेयर्स का महत्व जो है बढ़ रहा है, अब केवल रटने से काम नहीं चलेगा, विश्लेषण और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अधिक जानकारी, और वो भी विश्लेषणात्मक जानकारी, यानी कि समझ, उन घटना के हर पहलू की समझ, उसके सकारात्मक पहलू की समझ, उसके नकारात्मक पहलू की समझ, उसके राष्ट्रीय प्रभाव की समझ, उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की समझ, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनकी समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी। और इनकी समझ विकसित करने का एक और एक माध्यम है, वो है डेली अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं के प्रति जागरूक रहना, अवेयर रहना। वो किस माध्यम से होगा? अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सरकारी वेबसाइट, सरकारी पब्लिकेशन के माध्यम से। यानी कि पिछले 3 वर्षों में ही अगर कंपेयर करें तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की संख्या लगभग दुगनी आरएएस के एग्जाम्स में हो चुकी है। यानी कि अब ये महत्वपूर्ण सेगमेंट होता जा रहा है जिसको आपको शुरू से तैयार करना चाहिए। आगे यूपीएससी की तरह अब स्ट्रेट क्वेश्चन आरएएस में जैसे पूछे जाते थे वहीं वो नहीं पहुंच के विश्लेषणात्मक क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। यानी कि आपकी समझ की मांग की जा रही है। आपने सिर्फ पढ़ के रट नहीं लिया, आपने पढ़ के समझा कितना, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा कितना बना, आपकी समझ कितनी दीर्घकाली हुई, आपका दृष्टिकोण कितना विस्तृत हुआ, ये तमाम बातें मुख्य परीक्षा आपकी जांच करती है। प्रारंभिक परीक्षा आपसे जांच करती है। इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण इन्हीं माध्यमों से किया जाता है। यानी कि अब राजस्थान विशेष प्लस जो संतुलित एक अध्ययन है, यानी कि जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का स्टैटिक अध्ययन भी, करंट अफेयर्स का अध्ययन भी, दोनों को मिला के इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है वो डिमांड हो गई है। और इसके बिना काम नहीं चलेगा। हो सकता है ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करके आप लिस्ट में जगह बना भी लो, लेकिन प्रॉपर एसडीएम बनना इम्पॉसिबल है। आप मान के चलिए अगर आपको वाकई में सपने को पूरा करना है तो ये जो नई अप्रोच, नया जो दृष्टिकोण है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व का कैसे सबसे बड़ा रहस्य है, व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षण कैसे जरूरी है। यानी कि आपको इस तैयारी के दौरान ही अपने आप को एक अधिकारी के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है, संचार कौशल, उसको विकसित करना पड़ेगा। यानी कि आप जिस ज्ञान को जानते हैं उस ज्ञान को आसान भाषा में पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकें। ये जो क्वालिटी है, ये जो पहलू है आपके व्यक्तित्व का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। आगे आपको अपना नैतिक दृष्टिकोण डेवलप करना पड़ेगा। नैतिक दृष्टिकोण का मतलब है ईमानदारी अपने अंदर लानी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, भ्रष्ट अधिकारी बनने से बेहतर है आप ना ही बने। अगर अधिकारी बनना है तो ऐसा बनना है जो ये संपदा हो, ना कि राज्य पे एक भार कि आपको चुन के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और आप सिस्टम को दीमक लगा रहे हैं। बल्कि ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो सिस्टम के लगे हुए दीमक को भी निकाल फेंकने का, तोड़ के रख देने का मादा होना चाहिए। वो आपसे डिमांड करता है। आप अपने पद की, अपनी शक्ति की जवाबदेही को भी समझें। आप समझें कि मैं जनता का नौकर हूं, मैं जनता के बदलाव के लिए आया हूं। ये जो भावना है शुरू से लेके चलें। और जब आप अपने अंदर ये भावना लेके चलेंगे तभी आपको साक्षात्कार में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप भूल जाइए, नहीं आने वाले नंबर अब जैसे पहले आ जाते थे अब नहीं आएंगे। आपको लगता है आधे घंटे में आप चीजें छुपा लेंगे, नहीं छुपा पाएंगे। ये प्रोसेस, इतने अनुभवी लोग वहां बैठे होते हैं, वो आपको स्कैन कर लेते हैं 5 मिनट में। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति, समाज के प्रति आप में सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी। बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, महिलाओं के प्रति, कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति आपको एक संवेदनशीलता की भावना रखनी पड़ेगी। आपके थॉट्स में, आपकी बातों में वो सब नजर आना चाहिए। तभी जाके आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो देखता है कि जनता का प्रतिनिधित्व आप बन सकते हैं, हाँ नहीं। जिस जनता की सेवा के लिए आपको चुना जा रहा है, क्या वाकई में आप में वो सेवा का भाव है या नहीं है? वो सेवा का भाव किससे आएगा? ईमानदारी से, संवेदनशीलता से, इन सारी चीजों से आप में वो आएगा। निर्णय लेने की क्षमता, आपको अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी आप निर्णय ले सकें। देखिए, आप एक सिचुएशन देखिए, आप एक जिले के एक उपखंड के एसडीएम हैं। आपको सुबह मैसेज मिलता है कि सीएम साहब आपके राज्य में आ रहे हैं, आपको उनको रिसीव करना है।
आप रिसीव करने जाने ही वाले थे कि उसी समय आपको मैसेज मिलता है कि एक बड़ी फैक्ट्री में आग की घटना हो गई है। हालांकि फायर डिपार्टमेंट वहां जाएगा, लेकिन अंतिम जवाबदेही आपकी है, आपको वहां भी ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा। ये चीज आपने जैसे ही तैसे करी, किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, फीडबैक लिया, उसी समय आपको एक नया कॉल मिलता है कि एक पड़ोस की जो बस्ती है वहां पे दंगा भड़क गया। आपको सारी चीजों के बीच में संतुलित रहते हुए डिसीजंस लेने होंगे, जरूरी चीजें करनी होगी। जब आप दंगे की जगह पे जाते हैं सीएम साहब से निपटने के बाद, यहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जो मृतक पक्ष है वो 5 लाख 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करता है। आप में वो संवेदनशीलता, वो स्थिरता होनी चाहिए कि आप उनसे जाके बात करें, उनको समझाएं, कैसे भी उनको एक रीजनेबल लेवल पे लेके आए और उस समझौते को करें। इस तरह के तमाम एरिना जो है आपके व्यक्तित्व के इतने मजबूत होने चाहिए कि ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी शांत रहते हुए आप डिसीजन ले सकें। यानी कि आप में एक नेतृत्व का गुण भी विकसित होना चाहिए, एक टीम स्पिरिट आप में होनी चाहिए, लीडर्स के क्वालिटीज आप में होनी चाहिए कि 10 लोग आपकी टीम में हैं, आप उनकी क्षमता बढ़ाते हुए, उनको अपने साथ मोटिवेट रखते हुए, उनका मनोबल बढ़ाकर जो जरूरी काम है वो करवा सकें। यानी कि सत्ता के साथ काम ना करवा के सहयोग की भावना के साथ काम करवाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ये चारों ऐसी चीजें हैं जो इंटरव्यू में आपका परीक्षण होता है और आपके 100 नंबर का जो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपको यहाँ से प्राप्त होता है। और ये क्वालिटी जब आपकी होती है तो मुख्य परीक्षा में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और धीरे धीरे प्री का पैटर्न भी इस तरह से चेंज हो रहा है कि आप जो है वाकई अंदर, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ये समय दूर नहीं है। आगे किस तरह से आप समाज में परिवर्तन कर सकते हैं एक एसडीएम के रूप में? देखिए, सरकारी स्कूलों में नए नवाचार करके शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव कर सकते हैं। जैसे राजसमंद जिले के एक अधिकारी ने एक ही साल में वहां की साक्षरता में 12% की वृद्धि कर दी। सोच के देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। इतने कम समय में उन्होंने ऐसा कर दिखाया। कैसे संभव है? एक भावना थी, एक जज्बा था, एक बदलाव लाने की एक जिद थी। उस जिद की वजह से ठान के और उन्होंने ये कर दिखाया। उसी तरह की एक जिद के साथ आपको काम करना पड़ेगा ताकि आप सरकारी स्कूल व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। स्वास्थ्य और पीएचएस जो है उनके बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। संस्थागत जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको अपग्रेड कर सकते हैं अपने उपखंड में, जिससे हजारों लोगों का भला सुनिश्चित हो सकता है। किसान कृषि से जुड़ी हुई बहुत सारी सरकार की योजनाएं होती है, उनको 100% नीचे के स्तर तक, किसान तक उनको पहुंचाने का जो कार्य है आप कर सकते हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन का माध्यम बन सकते हैं, प्रशासन को पारदर्शी बना सकते हैं, अवसंरचना के विकास के लिए अच्छा काम कर सकते हैं बिना किसी भ्रष्टाचार के। जितनी भी योजनाएं, जितनी भी सड़क की जो परियोजनाएं आपके राज्य में, आपके उपखंड में पारित होती है, उनको धरातल पे यूं का यूं लागू कर सकते हैं। ये क्षमता आपको मिलती है। महिलाओं और बेटियों का सशक्तिकरण आप सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि एसडीएम आपको एक बहुत बड़ा एरिना काम करने के लिए मिलता है, बहुत बड़ा सेक्टर बदलाव के लिए मिलता है। लेकिन जरूरी है कि आप उस पद के काबिल हो, आप वहां तक पहुंचे, यानी बदलाव का एक माध्यम बनने की क्षमता जो है इस सेवा के माध्यम से आपको मिलती है। अब देखिए, एक बेसिक रणनीति क्या हो सकती है एक 12th पास बच्चे के लिए। 0 से 6 माह में एक नींव आपको सुनिश्चित करनी है। नींव के लिए हिंदी और इंग्लिश पे कमांड। देखिए, 12वीं क्लास में आप अच्छे मार्क्स से इंग्लिश और हिंदी में पास होके आए हैं। इसी समय आरएएस के सिलेबस के हिसाब से अपनी हिंदी और इंग्लिश को ठीक करिए। देखिए, अगर अभी ठीक नहीं करेंगे, 1.5 साल 2 साल बाद करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश कभी ठीक होगी ही नहीं। बहुत एक्सेप्शनल बात है कि ठीक हो जाए, नहीं तो आपको एवरेज से भी नीचे मार्क्स मिलेंगे और आपकी जो सफलता है उसमें एक बाधा बन जाएगा आपका हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि ये पूरे के पूरे मुख्य परीक्षा का 25% हिस्सा है। आप 25% हिस्से को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और अभी वर्तमान जो पैटर्न है, वर्तमान जिस तरह से लोग तैयारी करते हैं, संस्थान जिस तरह से तैयारी करवाते हैं, इस 25% को कोई अहमियत नहीं मिलती। सीधा खारिज किया जाता है कि ये तो आता ही है बच्चों को। नहीं आता। आपको 12th के स्तर तक आता था, लेकिन 12th के स्तर के 3 साल 2 साल तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो सारी चीजें भूल गए आप। और दोबारा उतनी मेहनत करके आपके लिए संभव नहीं है कि आप उनको ठीक करें। उसके बाद आपके जीएस के 4 सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश प्लस जीएस के 4 सब्जेक्ट कौन से हो गए आपके? आपकी हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी और आपका इकोनॉमिक्स होगी। इनको आपको पहले 6 महीने में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनकी बनानी चाहिए। साथ ही हल्की फुल्की अपने समय के बारे में समझ, यानी कि करंट अफेयर्स, हल्का फुल्का आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट जो है उसको डेवलप कीजिए। उसके बाद 6 से 12 महीने में मुख्य विषयों की गहन पढ़ाई करें। इन्हीं चारों विषयों की उत्तर लेखन का अभ्यास शुरू करें, मॉक टेस्ट देना शुरू करें।
1 साल में आप एक लेवल तक अपनी प्रिपरेशन को लेके आइए। साथ ही उसके बाद परिष्करण करें, 12 से 18 महीने यानी 1 साल से 1.5 साल वाला जो पीरियड है, उसमें जो आरएस के बचे हुए छोटे सब्जेक्ट हैं, उन छोटे सब्जेक्ट को आप तैयार करें। बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उनको रिवाइज करें, इंटरव्यू की तैयारी के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करें, ग्रुप डिस्कशन करें, ये तमाम बातें आपको इस टाइम करनी चाहिए। उसके बाद परीक्षा वाले दिन अच्छे आत्मविश्वास से समय प्रबंधन के साथ आपको एग्जाम देना चाहिए। देखिए ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस करी, अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपका एग्जाम क्रैक होने से रोक सके। आप खुद नहीं रोक पाएंगे अगर इस साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हो, लेकिन आप शॉर्टकट्स के पीछे भागते हो। आपको आज के समय जानकारी तो बहुत मिल रही है, लेकिन सारी जानकारी स्कैटर्ड रूप में आपके माइंड में जा रही है, जिससे वास्तविक फायदा आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। अंतिम बात कि आरएएस एक मैराथन है। मैराथन यानी कि लंबी दौड़ है, स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये 42 किलोमीटर की मैराथन है। यहाँ आपको लंबा दौड़ना है। आप धीरे दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रुकना नहीं है बीच में, यानी कि नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। आप 4 से 5 घंटे ही लगातार पढ़ाई पढ़ाई कीजिए, लेकिन लगातार कीजिए, साल के 365 दिन कीजिए। ये तमाम जो बातें हैं हमने इस एग्जाम के लिए डिस्कस करी है। अब निर्णय आपका है। आपने और तमाम यहाँ तक अगर आप पहुंचे होंगे तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। हो सकता है आप अगर आपने इन बातों पे अमल किया तो आपका बहुत बड़ा समय यानी कि आपके साल बचा सकती है इस प्रिपरेशन के। इतनी ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से हमने ये तैयारी इस पूरे लेक्चर को तैयार किया है, बहुत जवाबदेही से तैयार किया है, बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद तैयार किया है, बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद तैयार किया है, तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, आपको ठीक लगता है तो आप मुझे बताइएगा, और इससे जुड़े हुए आपको अगर किसी टॉपिक पे डिस्कस करना तो आप मुझे बताएंगे, अपन ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।